जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज क्लास में लेकर आए हैं DLED थर्ड सेमेस्टर 2019 का चतुर्थ पेपर गणित। तो इस क्लास में चतुर्थ पेपर 2019 का गणित पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ पर, जो कि 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यह है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, इसको यहाँ देखेंगे। ये है a की घात 7 और गुणे a की घात -9। इसका वैल्यू बताना है। अब देखो, आपको पता होगा कि जब आधार सेम होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार सेम रहे तो घातें जुड़ जाती हैं। गुणे में क्या होता है, गुणे में। अब देखो इसका आधार दोनों a है तो जुड़ जाएगा घात, तो लिखेंगे a और आधार पे 7 और प्लस और -9। देखो दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो a की घात 7 और प्लस और माइनस गुणा -9 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया 7 - 9। तो a की घात, अब 9 में से 7 घटाओगे तो 7 2 9 होता है कि माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा a की पावर -2। कितना आएगा, a की पावर -2 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो अगर ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन में ही आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/a की घात 2। ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में है ये वाला है इसको लगाएंगे, अगर ये वाला है तो ये लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है, कह रहा है a की घात 3 माइनस b की घात 3 और बटे में a की घात 2 प्लस ab और प्लस b की घात 2। ये हमको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से इसको बराबर करके सॉल्व करते हैं। देखो a की घात q माइनस b की घात q का एक फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं a माइनस b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला किसका, a की क्यूब माइनस b का क्यूब फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और हर में क्या लिखेंगे, जो हमारे पास दे रखा है a की घात 2 और ab और प्लस में b की घात 2। अब देखो कुछ अंश में और हर में बराबर दिख रहा होगा, इसको काट दीजिए। देखिए ये बराबर है दोनों, तो ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, एक ब्रैकेट में a माइनस b बचा है और यही हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है 7/2/20 का प्रतिशत का, इसका प्रतिशत क्या होगा ये पूछा है ना। तो प्रतिशत का भी हमें बताया, प्रतिशत मतलब क्या होता है। अगर प्रतिशत को आपको देखिए, अगर इस भिन्न का प्रतिशत बनाना है तो आप 100 से गुणा कर दो। अगर आपको प्रतिशत को हल करना है तो उसमें 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे कि 7/20 हमारे पास पहले से है, इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसका प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 × 5 और 7 × 5 = 35 होता है। इसके मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 35%। कितना आएगा, 35% हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि समुच्चय, हमको 2 समुच्चय दिया है। a का एलिमेंट है 4, 6, 7 और b का एलिमेंट दे रखा है 3, 5, 6। अब पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन b। देखिए जब नीचे की तरफ मुंह खुला होता है वो इंटरसेक्शन होता है, अगर ऊपर की तरफ मुंह खुला हो तो वो होता है यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b पूछा है। a इंटरसेक्शन b का मतलब ये होता है कि इसमें क्या क्या आपस में क्या हो रहे हैं, क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या आपस में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए इसमें से क्या क्या मिल रहा है, a और b दोनों एलिमेंट में क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो 6 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 4 मिले। इसका मतलब जो मिलते हैं वही कहलाता है इंटरसेक्शन। तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहे हैं दोनों में, तो 6 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b बराबर 6 इसका एलिमेंट बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक वर्ग
1 वर्ग मीटर बराबर होता है, ये सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है, किसके बराबर होगा इसको सेंटीमीटर बना लो। ये देखिए हमारे पास है 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, इसको बनाएंगे हम किस में, सेंटीमीटर में बनाएंगे। अब आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, और इसका वर्ग लगा है इसलिए 100 × 100 लिखेंगे, 100 × 100। अब ये हो गया सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका वर्ग है इसलिए 100 × 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ा दे तो 10,000 सेंटीमीटर का वर्ग, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जो कि जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित था। अब अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 6, जो कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित रहेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 6, जो कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि वाहक चेक किसे कहते हैं, वाहक चेक। प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वाहक चेक किसे कहते हैं, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए वाहक क्या है, तो आपको वाहक शब्द से ही पता चल रहा है जो चलने फिरने में समर्थ हो, क्या हो, चलने फिरने में वो स्वस्थ हो, वही कहते हैं वाहक कहलाता है। जैसे चेक क्या है, एक चेक होता है जो बैलेंस के द्वारा जो मतलब एक चेक ही होता है जिसके द्वारा हम पैसे को भजाते हैं बैंक के द्वारा, ठीक है। तो जो चेक होता है, जो वाहक चेक होता है कि इसके द्वारा जो जिसका खाता होता है, जिसका बैंक खाता होता है, कि वह स्वयं जाकर चेक के द्वारा बैलेंस को भजा सकता है, या फिर किसी अन्य के द्वारा चेक देकर हम उससे क्या कर सकते हैं, बैलेंस को भजा सकते हैं, तो वह चेक हमारा वाहक चेक कहलाता है, ठीक है। वह चेक जिसके द्वारा हम किसी अन्य के द्वारा या खुद के द्वारा अपने खाते से क्या करें, बैलेंस को भजा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, तो वो कहलाता है वाहक चेक, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर रहने दीजिए, आप अपने आधार पर, हमने यहाँ पर बता दिया है, अपने आधार पर आप परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, जैसे अगर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाएं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर क्या कितने अंश कोण है, 90 अंश का कोण है। तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज हमने इस प्रकार से इसको बना दिया। तो समकोण त्रिभुज जो है, समकोण कौन कौन भुजा मिलकर बना रहा है, तो कहोगे एक तो ये भुजा है और एक तो ये भुजा, ये दोनों भुजा जो है समकोण बना रहे हैं, और इसका नाम हम देंगे लंब, ठीक है। इसका क्या नाम देंगे, लंब, और इसका हम देंगे नाम आधार, क्या देंगे, आधार। और ये 90 के सामने का हमेशा होता है कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो कोई भी मान लीजिए, तो मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, इसको मान लिया 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, और इसको हमने मान लिया कि ये 6 सेंटीमीटर का है। कितने का, 6 सेंटीमीटर का है। लंबाई जो लंब है 6 सेंटीमीटर और जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, दोनों एक ही बात है, लंब कहो चाहे ऊंचाई कहिए। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और गुणे ऊंचाई जिसे हम लंब बोलेंगे वो है 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब हम सभी गुणा कर लेंगे, 2 से पहले तो अगर काट रहा है काट दो, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर और गुणे 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो 1 सेंटीमीटर, जब 2 सेंटीमीटर आपस में गुणा होते हैं तो इसका वर्ग लग जाएगा, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है, पहले तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, फिर प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, प्रश्न संख्या 8 कर रहा है, यदि 9, x, 12 व
16 का समानुपात में हो तो x का मान भेजें। ठीक है, कह रहा है ये समानुपात में है। कैसे हैं? समानुपात में हैं। कह रहा है x का मान बताओ, x की वैल्यू क्या होगा। तो समानुपात बना लीजिए, तो लिखेंगे कि 9 अनुपाते x, ये देखिए 4 बिंदु रखेंगे, समानुपात बन जाएगा। तो इन दोनों को अनुपात में लिखेंगे, फिर समानुपात लिखाएंगे, फिर 12:16 लिखेंगे। ठीक है, तो 9 अनुपाते x समानुपात 12:16, इसको हल करेंगे। अब हमको पता है कि अनुपात मतलब होता है बटा और समानुपात मतलब होता है बराबर। तो यहाँ लगाएंगे 9/6 बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, ये हो जाएगा 12 और अनुपात मतलब होता है बटा कितना 16। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, दूर का दूर के पास गुणा करा लो और नज़दीक का नज़दीक के पास गुणा करा लो और बीच में बराबर का निशान लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटू x है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ठीक है, 9/x है। अब इसका गुणा यहाँ कर लो और इसका गुणा यहाँ कर लो। ठीक है, तो ये जाएगा इसके नीचे, ये बचेगा x। तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो 16 का गुणा 9 में हो जाएगा, तो 9 गुणे 16 हो जाएगा, और 12 का गुणा x में होगा तो यहाँ 12 बचेगा, और x को हमने इधर कर रहे हैं तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करना। ठीक है, अब इसको काटिए, 4 से अगर काटें तो 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, अगर 3 से काटें तो 3 त्रिका 9, तो नीचे हर में कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 और बराबर किसके? x, और 3 चौक 12 होता है। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, x का जो मान आएगा क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना। अब इस देखो, इसमें अचर पद कौन है? 10 है। 10 का आपको गुणनखंड करना है, मतलब इस 10 का ऐसा 2 खंड बनाइए ताकि दोनों खंड को गुणा करने पर 10 आ जाए और उन्हीं दोनों खंड को घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 10 की बात करें, 10 का गुणनखंड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं 5 गुणे 2 बराबर कितना होता है? 10, और 5 में से अगर भैया हम 2 को घटा दें तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 क्या है? x का गुणांक है। बस यही आपको गुणनखंड करना था। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 के स्थान पे कितना रखेंगे? 5 माइनस 2 रखेंगे, और इंटू में x माइनस 10 के स्थान पे कितना रखेंगे? 5 गुणे 2 रखेंगे। अभी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x गुणा 5 में 5x, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, x गुणा 2 में तो माइनस 2x, और माइनस में 5 गुणे 2। अब 2 का जोड़ा बना लो, देखो 2 का जोड़ा ये बन गया और 2 का जोड़ा यह मिल गया, और दोनों में से निकाल लो कॉमन, तो x इसमें भी x इसमें भी, x कॉमन निकालो, यहाँ पर 1 x बचा और यहाँ पर x निकल गया, 5 बचा। यहाँ पर देखो 2 इसमें और माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस 2 कॉमन निकालो, x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर लो और हमारे दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और यही क्या है? गुणनखंड है, x प्लस 5 और x माइनस 2। तो ये था प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 क्या है? 10 कर रहा है 6 मीटर लंबाई 25 मीटर ऊंचाई, 6 मीटर लंबाई है, 25 मीटर ऊंचाई है और 15 मीटर गहराई मोटाई मतलब वाली एक दीवार का आयतन बताइए। ठीक है, तो 6 मीटर इसकी लंबाई है, लंबाई कितना है? जो लंबाई है वो है 6 मीटर, 6 मीटर लंबा है, और उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है वो है यहाँ पर 25 मीटर, कितना है? 25 मीटर, और ऊंचाई, और जो मोटाई है जिसे हम चौड़ाई बोलेंगे, मोटाई बोलिए या कहिए चौड़ाई। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और ये कितना है? ये है 15 मीटर, कितना है ये? 15 मीटर है। ठीक है, अगर सभी का मात्रक समान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर सभी का मात्रक क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई जो है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर गलत लिखा है, ये लिखा है 15 सेंटीमीटर, सही कर लीजिए क्वेश्चन। तो ये 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? जो चौड़ाई है वो है 15 सेंटीमीटर। अब देखो 2 मात्रक जो आपको दिख रहे हैं वो सभी मीटर में है, पहले इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। सेंटीमीटर में कैसे बनेगा? जब हम 100 से भाग करेंगे तो 15/100 कर लीजिए, और ये बराबर आ जाएगा 1.5 मीटर। अब बन गया ये मीटर में। अब कह रहा है दीवार का आयतन बताइए। दीवार कैसा है? घनाभकार है। ठीक है, दीवार का आयतन,
तो दीवार का जब आयतन निकालेंगे, दीवार का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, यही होता है। तो लंबाई हमको पता है 6 मीटर और चौड़ाई हमको पता है 25 मीटर और हमको ऊंचाई भी पता है 1.5 मीटर। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 25 का देखिए, सबसे पहले हम 25 का 6 में गुणा कर लेते हैं, तो 25 चौका 100 होता है और 25 चौका 100 और 25 छक्का 125 और 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150 होता है। तो 150 हो गया। अब हम 150 में क्या करेंगे, 1.5 से और गुणा कर लो, तो 0 5 25 और 5 1 5 2 7, ठीक है। अब 1 से गुणा करेंगे तो 0 5 1, ये होगा, 0 आ गया, 5 आ गया, 7 5 12 2, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा 225। कितना आएगा, 225 मीटर का। देखो 1 मीटर 2 मीटर, ये भी मीटर में है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो हो जाएगा घन, तो 225 घन मीटर आएगा। कितना आएगा, 225 घन मीटर। अगर गुणे में कोई गलती होगा तो आप गुणा सही से कर लीजिएगा, ठीक है ना, वैसे सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में देखो क्या कह रहा है कि 9 सही, देखो 9 सही 4/5 में, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो हम मान लेते हैं x से गुणा करने पर गुणनफल 42 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना x से गुणा करें, x से गुणा करें, किससे गुणा करें, x से। तो हमने यहाँ पर x से गुणा करें तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 42। तो 9 सही 4/5 में अगर हम x से गुणा कर दें तो गुणनफल कितना आएगा, 42 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले ये मिश्र भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न। पहले इसको हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले 5 गुणा 9 में करेंगे तो 5 9 45 और 45 का जब 4 से जोड़ेंगे तो 45 4 कितना हो जाएगा, 49/5 x बराबर कितना हो जाएगा, 42 होगा, ठीक है ना। ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, 9 सही 4/5 है तो 5 गुणा 9 में, तो 9 5 45 और 45 और 4, 45 4 कितना हो जाएगा, 49/5 x बराबर कितना हो जाएगा, 42। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो भाग है, इधर गुणा बनेगा, ये गुणा इधर भाग बनेगा, तो x बराबर हो जाएगा 42 गुणे 5 और बटे में कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। तो x बराबर, अब देखो 7 से अगर हम इसको विभाजित करें तो 7 सते 49 होता है और 7 छक 42 होता है ना, 7 छक 42 और 7 सते 49, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 30/7, ठीक है, 30/7, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप और सिंपलीफाई करना चाहते हैं और तो काट भी सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा, तो बस इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 11 दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 से 18 तक, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 12, ये क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये 1000 रुपया है, मतलब P जिसे कहते हैं मूलधन। मूलधन कितना है, 1000 रुपया, 1000 है, ठीक है। और 10% वार्षिक ब्याज की दर हमारा जिसे हम रेट बोलते हैं, दर मतलब रेट जिसे बोलते हैं, ये कितना है, 10%। और अगला है 2 वर्ष का समय हमारे पास जिसे हम टाइम बोलेंगे T, ये है 2 वर्ष, कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है, ये है। अब कह रहा है कि इसका क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे, जिसे हम अमाउंट A बोलते हैं। क्या निकालेंगे, मिश्र धन। A बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100⁻T, यही हमारा फार्मूला है मिश्र धन निकालने का, ठीक है, अमाउंट निकालने का। तो A बराबर P की वैल्यू कितना है, 1000, और 1 + R की वैल्यू कितना है, 10, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, और T की पावर कितना है, 2। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ब्रैकेट में, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 में 1 से गुणा करेंगे, 10 के 10 और 1 1 जोड़ लेंगे, 11 बटे कितना हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, 2। अब हो जाएगा A बराबर 1000 और गुणे इसका देखो 11 की घात 2 है, तो 11 ग्रहियाँ कितना होता है, 121, और 10 दहा में कितना होता है, 100 होता है।
तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, 00 से 00 काट दो और 10 से गुणा करेंगे तो 1210 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, अमाउंट हमारे पास जो आया है 1210 रुपया आ गया। अब कह रहा है कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, मतलब आई की वैल्यू पूछा है। तो आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। क्या होता है, ए माइनस पी। ए क्या है, मिश्र धन, पी क्या है, मूलधन। मूलधन में से मिश्र धन को घटाते हैं तो आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए क्या था, ए हमारे पास आया है 1210 रुपया और माइनस पी कितना था, 1000 था। तो यहाँ माइनस कर देंगे 1000 तो आएगा 210 रुपया। तो 210 रुपया क्या आएगा, ब्याज आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कर रहा है एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई में अनुपात, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अनुपात दिया है। देखो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में जो अनुपात दे रखा है वो दिया है 4:5:6, 4:5:6। तो अगर यहाँ से हम निकालें, इसको मान लेते हैं ये x के बराबर है, तो यहाँ से लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 4x और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा 5x और जो हमारे पास ऊंचाई है वो आ जाएगा 6x। अगर हम मान लेते हैं ये अनुपात x के बराबर है तो। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता हो गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में और क्या बोला है, कह रहा है इसका आयतन कितना है, 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन का फार्मूला लगा लो। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो घनाभ का आयतन सबसे पहले क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो घनाभ का जो आयतन है वो है 960 घन सेंटीमीटर और घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन घनाभ का आयतन दिया है 960 घन सेंटीमीटर, ये हमारे पास घनाभ का आयतन दिया। लेकिन घनाभ का आयतन का फार्मूला यहाँ रखेंगे। घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है और बराबर ये हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर के। ठीक है, अब लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 5x और ऊंचाई कितना है 6x, बराबर हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। अब सभी को गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा करिए तो 5 चौक 20 और 6 दूनी 12 ना, कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 5 में करो, 4 पंचे 20 और 20 छक्का 6 दूनी 12, 120। कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 ना, 120। तो और ये x का गुणा करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये क्या है, 120 है इधर जाएगा भाग बनेगा, 120 से इधर जाएगा क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। तो x का क्यूब बराबर हो जाएगा 960/120, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो x का क्यूब बराबर हो जाएगा अंडर रूट नहीं बल्कि ये घन है तो क्या बनेगा, घन मूल बनेगा। क्या बनेगा, घनमूल। तो 960 का घनमूल निकालिए, 960 का गुणनखंड कर लीजिए। 960 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होता है, 2 8 16 होता है 0 और 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 0। फिर 2 से अगर हम काटें इसको तो 2 1 2 2 दूनी 4, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 होगा। तो एक काम करिए, इसका अगर हम गुणनखंड करें तो देखो इसको हम तो ऐसे पहले थोड़ा सा और काट लीजिए तब यहाँ पर बताते हैं। तो ये हो जाएगा 960 और बटे में 120 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं।
तो x बराबर हो जाएगा, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 12 दूनी 24, 12 3 36, और 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 12 अट्ठे 96 है नहीं, कितना होता है 12 अट्ठे 96 होता है, 8 बार जाएगा तो 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा √8 घन सेंटीमीटर, कितना आएगा 8 घन सेंटीमीटर। तो x बराबर, तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 घन सेंटीमीटर, 8 का बनेगा 2 × 2, और क्यूब है यहाँ, क्या है क्यूब है, घन है, इसलिए 3 3 को जोड़ा बनेगा तो 2 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। x की वैल्यू कितना आया 2 सेंटीमीटर आया। तो x का जो मान आया है वो आया है 2 सेंटीमीटर, कितना आया 2 सेंटीमीटर। अब बताओ लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना था 4x था, तो 2x x का मान 2 आया है तो कितना आ जाएगा 8 मीटर आएगा, कितना होगा 8 मीटर। और चौड़ाई कितना था, चौड़ाई 5x था, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना था 6x था, तो 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 13। अगला देते हैं प्रश्न संख्या 14, इसको मिटा ही देते हैं अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि x स्क्वायर -1 -2i -y का स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करिए। देखिए यहाँ पर देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि किस प्रकार का है, तो आप क्या करेंगे a माइनस या a प्लस बी के होल वर्ग के रूप में बनाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ से अगर हम सभी में माइनस कॉमन निकाल लें तो बताओ ये आ जाएगा 1 + 2i और प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर, ये बन गया कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बताएं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। अब देखो यही कंडीशन बना है, एक का वर्ग लिखोगे तो वही आएगा, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक है, तो x स्क्वायर -1 + y का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक सूत्र और लगाएंगे जिससे कहते हैं a² - b², तो ये होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से जब लगाएंगे तो x स्क्वायर और प्लस में 1 + y, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, और जब दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे तो x -1 + y। ठीक है, ये तो दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a + b हो गया, और यहाँ पर हाँ एक ब्रैकेट में a + b हो गया, एक ब्रैकेट में a - b हो गया। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो x + 1 + y बनेगा, और इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा से तो ये बनेगा x - y - 1 कर देते हैं 1, और ये माइनस प्लस गुणा माइनस बनता है, इसलिए y बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले चित्र कैसे बनेगा, हमारे पास एक वृत्त है, इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त से 10 सेंटीमीटर जीवा खींची गई, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर का जीवा, तो हमने एक जीवा खींच दिया, मान लीजिए इसका नाम AB हो गया, और ये है 10 सेंटीमीटर का जीवा, 10 सेंटीमीटर का जीवा AB है। अब कह रहा है कि केंद्र, इसका केंद्र कोई होगा, तो केंद्र हमने O मान लिया। कह रहा है केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से 12 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए। तो केंद्र से, यहाँ पर ये केंद्र से है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, इस जीवा का केंद्र से जो दूरी है वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या की गणना करनी है, यही जो त्रिज्या है इसी की गणना हमको बताना है। ठीक है, OB की वैल्यू हमको बताना है त्रिज्या की। अब बताओ यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा कि नहीं, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा समद्विभाजित तो हो जाता है, ये पता है। अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 बनेगा, और ये भी कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ से 5 बनेगा, तो इसका नाम लिख देते हैं C। तो एक त्रिभुज हो गया OBC में अगर देखें तो ये 5 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से
त्रिभुज ओ बी सी में, अगर ओ बी सी में हम बात करें तो ओ सी बराबर है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर, और जो हमको पास ओ बी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, यही क्या है, त्रिज्या है, यही क्या है, त्रिज्या है, और इसी त्रिज्या को हमको ज्ञात करना है। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 90 अंश कोण है, इसमें लिख देते हैं कि में कोण 90 है, ठीक है। में कोण 90 है, कोण सी बराबर 90 है, ठीक है। कितना है, 90 है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। जब 90 अंश रहेगा कोई कोण, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है, ये हमारे मतलब 90 के सामने का कोण भुजा कर्ण कहलाता है। तो भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग मतलब ओबी का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब ये मान लीजिए जिसका नाम है ओसी, तो ओसी का वर्ग और प्लस आधार नीचे वाला हो जाएगा जिसका नाम है बीसी, तो बीसी का वर्ग हो जाएगा। तो ओबी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ओबी की वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन ओसी की वैल्यू पता है कितना है, 12, तो 12 का वर्ग और बीसी की वैल्यू है 5 का वर्ग हो जाएगा, तो बराबर ही 144 और 50 कितना होता है, 25 होता है, तो ये हो जाएगा 169, जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। और OB है तो वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, OB बराबर √169, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, 13 तरह 169 होता है, तो 169 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो त्रिज्या कितना आएगा, 169 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो हमारा आएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 15। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि किसी संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है 1 से 20 तक की सम संख्या, 1 से 20 तक की सम संख्या, सम संख्या 1 से 20 तक की सम संख्या। अगर 1 से 20 तक की सम संख्या हम निकालें तो सम संख्या वो संख्या होते हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाते हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो अगर सम संख्या देखें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। कितना है, 20। तो कितने सम संख्याएं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल सम संख्या मतलब कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। तो कुल प्रेक्षण जो है, जो हमारे पास कुल प्रेक्षण है जिसे हम n बोलते हैं, तो प्रेक्षण कितने हैं, 10 हैं, तो 10 प्रेक्षण हैं, ठीक है। और प्रेक्षण का योग क्या होता है, सभी को जोड़ते हैं, तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य का फार्मूला यही होता है कि प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग मतलब जोड़, ठीक है ना, कुल प्रेक्षणों का योग और बटे कुल प्रेक्षण कितने लोग प्रेक्षण में हैं, ठीक है। तो कुल प्रेक्षणों का योग मतलब सभी को जोड़ लीजिए। क्या क्या जोड़ना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + कितना, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए। और बटे में कुल प्रेक्षण कितने हैं, 10, तो 10 लिखेंगे। अब सभी को जोड़ लेंगे, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, ठीक है। एक बार जोड़ ही लेते हैं, तो 6, यहाँ देखो 2 जोड़ेंगे 4 में 6 होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 8 20, 20 10 30 हो जाएगा ना, 30 और 30 और 12 32 और 32 पहले 4 जोड़ लेते हैं, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 36 10 46 और 46 और 6 जोड़ेंगे तो 46 6 कितना हो जाएगा, 42 और 42 और 10, तो 42 और 10 कितना हो जाएगा, 52 और 52 में 8 जोड़ेंगे, तो 52 में जैसे हमने 8 जोड़ा तो 52 में 8 जोड़ेंगे 60 होगा, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 होगा, और 70 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 90 होगा, ठीक। तो कुल योग कितना होगा, 90 ही होगा, ठीक है। कुल योग कितना होगा, 90 के बराबर होगा।
तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना 110, कितना आएगा 110, और बटे में कितना है 10, जब 10 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, कितना आएगा 11। तो यही हमारा 11 क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 16। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17 और 18। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 17 और 18, या ये देखिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघु गुणांक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, मतलब लॉग के रूप में इसको दिखाना है। जैसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 13 की घात 2 बराबर 169। ये तो आपस में दोनों बराबर हैं, सही है, लेकिन अगर हम इनको लघुगणकीय मतलब लॉग के रूप में लिखें तो क्या होता है, यहाँ पर हमने बताया था। जैसे अगर हमारे पास है दो, जैसे मान लिए a की पावर m बराबर जैसे b है, तो हम क्या लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे कि log a, क्या लिखेंगे log a, और b बराबर कितना होगा m होगा। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सूत्र है एक प्रकार का, इसको याद रखिए तो ये बन जाएगा। देखो ये क्या था, घात था, तो घात वाला बराबर के उस पार गया, तो घात वाला बराबर के उस पार जाएगा, तो यहाँ बनेगा कितना 2, और यहाँ लगेगा क्या log, और बेस में क्या है, ये जो हमारे पास आधार a है तो यही 13 है, यहाँ बेस लग जाएगा, और ये क्या है 2 2 इधर गया, बचा कितना 169। तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो अगला है दूसरा है, कह रहा है 10 की घात -3 बराबर 1/10 की घात कितना है 3 है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसको भी ऐसे काम करेंगे, तो ये क्या है घात है, तो घात वाला बराबर के उधर जाएगा, तो -3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये log और बेस कितना है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, और ये वाला इसके आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/10 की घात 3। बस इसी को इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 18 देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर त्रिभुज के पहले तो देखो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा और 2 कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इसका नाम देते हैं a, इसका नाम b है, इसका नाम c है। तो मान लेते हैं ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, और इसके सामने का कोण ये, और इस कोण के इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिनके 2 कोण और 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हमने मान लिया कि AB और BC 2 भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने कोण B और C दोनों बराबर हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार इसमें देखो क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, जो समान कोण है बराबर कोण है, तीसरे कोण से 4 गुना है। ठीक है, जो समान कोण है, ये जो समान कोण है ये तीसरे कोण के, मतलब तीसरा कोण है कौन सा A है, तो तीसरे कोण से 4 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि माना तीसरा कोण, माना समद्विबाहु त्रिभुज के तीसरा कोण A बराबर x है, कोण A बराबर x है, तब कोण B बराबर कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 4 गुना है, और कोण C बराबर भी कितना हो जाएगा 4x। तो 4x ये भी होगा और 4x ये भी होगा, और ये हमने माना है क्या x। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है बराबर 180 अंश होता है। तो तीनों कोण को जोड़िए, एक x है, दूसरा 4x और तीसरा भी कितना है 4x है, बराबर कितना 180 के। तो 4x 8x 8x 9x कितना हो जाएगा 9x बराबर 180। तो x बराबर 180/9, और 9 दूनी 18 होता है। x बराबर कितना आ गया 20 अंश। तो x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया 20 अंश। तो ये वाला जो आया वो कितना आया 20 अंश आ गया, x की वैल्यू हमने निकाला है। अब कह रहा है यहाँ क्वेश्चन पूछा है तीनों कोणों का योग बताओ। तो पहला कोण A बराबर कितना आया, कोण A बराबर
20 अंश आया और कोण बी बराबर कितना था 4x था। तो 4x और x की वैल्यू कितना आया 20 है। यहाँ देखो a बराबर कितना था x था और x की वैल्यू कितना आया 20 अंश आया और कोण b बराबर कितना था 4x था और x की वैल्यू कितना 20 और 20 चौका कितना होता है 80, कितना आ जाएगा 80 अंश और कोण c बराबर कितना था 4x था, ये भी कितना हो जाएगा 80। तो 2 80 आएगा, एक कितना आएगा 20 आएगा। इस प्रकार से हम तीनों कोणों का योग हम त्रिभुज के ज्ञात कर लेंगे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 था, लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन थे, हमने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। आज की क्लास दोस्तों बस यही तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।